हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी का पद्य खंड का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता, जिसमें 2 कविताएं दी हुई हैं। एक पहला है आपके सिलेबस में उत्साह और दूसरा है अट नहीं रही है। तो सबसे पहले कवि का परिचय देखते हुए हम सीधे उत्साह को पढ़ेंगे, उसके बाद अट नहीं रही है कविता को देखेंगे, बहुत ही आराम से समझेंगे। कॉपी पेन बुक ले करके बैठ जाइए साथ में और करते चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले कवि के बारे में देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ था। मूलतः गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे, ठीक। इनकी जो औपचारिक शिक्षा है, मतलब ऑफिशियल जो शिक्षा है, इन्होंने 9वीं तक पढ़ाई की है। उन्होंने स्वाध्याय से, मतलब सेल्फ स्टडी से, खुद पढ़ करके संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जन किया है। मतलब उनको 3 भाषाओं का ज्ञान था, वो भी खुद से पढ़ करके। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। मतलब संगीत और दर्शन शास्त्र के भी पढ़ाई उन्होंने बहुत गहन अध्ययन की थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था। निराला का जो पारिवारिक जीवन है वो दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। जो निराला का पारिवारिक जीवन है वो दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था और आत्मीय जनों का असामयिक निधन उनके यहाँ हुआ था। मतलब जो उनके प्रियजन थे उनका समय से पहले ही निधन हो गया था और वे भीतर से टूट गए थे। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया है। साहित्य की फील्ड में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अथक प्रयास किए हैं। 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते काफ़ी अच्छी रचनाएं हैं। अगर आपको कभी समय मिलेगा तो निराला जी की रचनाएं, अगर आपको हिंदी खंड काव्य में, काव्य साहित्य में अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप कुछ कवियों की किताबों को उठा करके पढ़िए, ठीक। आपको कुछ न कुछ उससे फ़ायदा ही मिलेगा। उपन्यास, कहानी, अवलोचना, निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। उन्होंने जितना भी साहित्य लिखा है उसको निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में पूरा प्रकाशित किया गया है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। मतलब वो अपनी रचना में विद्रोह दिखाते हैं, क्रांति, प्रेम दिखाते हैं, प्रकृति के विराट रूप का वर्णन करते हैं। अभी हम जो नीचे कविता पढ़ने वाले हैं उसमें भी प्रकृति के रूप का उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोग को संभव किया है, ठीक। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। छायावाद के 4 कवि हैं, उसमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी एक कवि हैं। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, वैसे ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी छायावाद के कवियों में से एक हैं, जो कि प्रकृति के ऊपर काव्यों की रचना करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग छायावादी कविता में किया है। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनका कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी उनकी कविताओं में हमको दिखाई पड़ता है। वो ज़्यादातर शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जनों की बात अपनी कविता में करते हैं। साथ साथ शोषक वर्ग जो है उसके प्रति जो है विद्रोह भी प्रकट करते हैं निराला जी। तो इतना जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कवि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमको लेकर के रखनी चाहिए, ठीक। आपके एग्ज़ाम में कवि के बारे में नहीं पूछा जाता, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, फिर भी कौन सी कविता किस कवि ने लिखी है इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। वो किस भाषा में लिखते हैं, उनकी काव्य शैली क्या है, इसके बारे में अगर आप
थोड़ा बहुत याद रख लेते हैं तो आपको काव्य सौंदर्य लिखने में आसानी होगी। तो चलिए सीधे अब हम आते हैं, पाठ में प्रवेश करते हैं। उत्साह कविता जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक आह्वान गीत है। मतलब इसमें वो बुलाते हैं, आह्वान करते हैं किसको? बादल को संबोधित करके वो आह्वान करते हैं और बादल जो है, बादल जो आसमान में बादल होते हैं उनका आह्वान करते हैं। और बादल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सबसे प्रिय विषय है। कविता में होता क्या है कि बादल का आह्वान किया गया है, अर्थात बादलों को बुलाया गया है। कवि ने बादलों को पुनर्जागरण व क्रांति का प्रतीक बताया है। उसमें क्या है, बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जनों की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, वहीं दूसरी तरफ बादल क्या कर रहा है, नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव कर रहा है। एक तरफ पीड़ित प्यासे जनों की प्यास को बुझा रहा है, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है बादल, और दूसरी तरफ जो है नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव बना रहा है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कवि जीवन को बताते हैं कि जीवन जो है बड़ा व्यापक है और जीवन को एक समग्र दृष्टि से देखते हैं, एक समान भाव से देखते हैं। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। मतलब नए सृजन के विषय में भी बात की गई है और क्रांति चेतना के विषय में भी बात की गई है। मतलब पुनर्जागरण और क्रांति दोनों का प्रतीक कवि ने बादल को बताया है। सामाजिक क्रांति या बादल में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोई भी सामाजिक क्रांति यदि आती है, समाज में कोई भी रिवॉल्यूशन आता है या कोई भी बदलाव आता है तो साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिना साहित्य के कोई बहुत बड़ा बदलाव संभव नहीं है। जब तक कोई विचारधारा साहित्य में पिरो करके लोगों तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो विचारधारा नहीं आगे बढ़ पाएगी, तब तक वो क्रांति नहीं उत्पन्न हो सकती। निराला जी इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। अब हम आह्वान शुरू कर रहे हैं। पहले आह्वान पढ़ेंगे, उसके बाद अट नहीं रही है को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपकी कविता है उत्साह कविता में कवि बताते हैं कि किसी भी परिवर्तन के लिए पुनर्जागरण की आवश्यकता होती है। इसी कारण से गर्मी से परेशान वातावरण में बदलाव के लिए बादल परिवर्तन की क्रांति बनकर गरजते हैं, बरसते हैं और मौसम सुहावना हो जाता है। गर्मी से व्याकुल प्राणियों को राहत मिलती है। इसी तरीके से बादल क्रांति द्वारा परिवर्तन लाकर पुनर्जागरण का प्रतीक बनते हैं। इसलिए कवि बादलों का आह्वान करते हैं, बादलों को बुलाते हैं, पुकारते हैं कि जिससे क्या हो, नए नए विचारों से धरती पर नया सृजन हो और लोगों के अंदर एक नया जोश, एक नया उत्साह जागृत हो। जो लोगों की शुष्क चेतना है वो और ज़्यादा जागृत हो जाए। इस वजह से कवि क्या करते हैं, बादल का आह्वान करते हैं। कवि क्या कहते हैं कि अभी हमने आपको बताया कि छायावादी कवि हैं निराला जी। मतलब वो प्रकृति के विषय में लिखते हैं, साथ साथ वो नव सृजन के बारे में भी बताते हैं और उसका विद्रोह भी करते हैं। यदि जो शोषक वर्ग है उसका विद्रोह भी करते हैं। तो यहाँ पे बादल का आह्वान करते हैं और बताते हैं कि बादल गरजो। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, बादल से जोर जोर से गरजने का निवेदन कर रहे हैं। बादल गरजो से क्या मतलब है कि कवि जोर जोर से बादल को कहते हैं कि हे बादल, तुम जोरदार गर्जना करो, अर्थात जोरदार आवाज से जो है पूरे गगन को घेर लो। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। धराधर का मतलब क्या होता है, बादल। बादल के लिए धराधर नाम का शब्द प्रयोग किया गया है। धराधर मतलब होता है बादल। या आप अपनी बुक में जो वर्ड आपको नहीं आता है उसको उसी समय लिखते जाइए, जिससे कि आपको बाद में रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो कहते हैं कि जोरदार गर्जना करो और पूरी तरीके से, बहुत घनघोर रूप से जो है वो पूरे गगन को तुम घेर लो, पूरे आसमान को पूरी तरीके से घेर लो। मतलब यहाँ पे जो है बादल से निवेदन कर रहे हैं कि भयानक रूप में आ जाओ, फिर जोरदार तरीके से बरसो।
बादल को कह रहे हैं कि भयानक रूप से जो है पूरे आसमान को घेर करके भयंकर गर्जना करो और उसके बाद जो है बरसो, क्योंकि यह समय शांत होकर के बैठने का नहीं है। क्यों शांत होकर के नहीं बैठने का समय है? क्योंकि लोगों की चेतना जो है वह सो गई है। उस सोई हुई चेतना को जगाने के लिए बादल का आह्वान करते हैं कि हे बादल, तुम गरजो और पूरे आसमान को घेर लो और खूब जोरदार गर्जना के साथ बरसो। फिर आगे कवि कहते हैं, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। विद्युत मतलब होता है बिजली, उर मतलब होता है हृदय, ठीक। और ललित ललित, ललित ललित बोलने का मतलब है कि सुंदर सुंदर। ललित मतलब होता है सुंदर, ललित मतलब होता है सुंदर। सुंदर सुंदर घुंघराले, घुंघराला आप समझते हैं। और घुंघराले जो है बाल आपके यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, मतलब बाल देखने को मिल रहा है। यहाँ बादल को बाल थोड़ी ना आ जाता है। जो बादल का शेप है, जो बादल इस समय दिखाई पड़ रहा है हमको, वो ऐसा देखने को मिल रहा है। जब बादल भयानक रूप से संसार को घेरते हैं तो ऐसा लगता है कि काले काले बादल हो जाते हैं और लगता है किसी छोटे बच्चे के सुंदर सुंदर घुंघराले बाल जो है वहाँ पे दिखाई पड़ रहे हो। बाल कल्पना कैसे पाले, कल्पना मतलब छोटे बच्चे की कल्पना यहाँ की जाती है। जैसे छोटे बच्चे का घुंघराला बाल है, उसी प्रकार से कहते हैं कि बादल जो है इतना सुंदर काला काला दिखाई पड़ रहा है जैसे कि छोटे छोटे बाल हों, और साथ में बीच बीच में बिजली भी चमक रही है। मतलब विद्युत छवि उर में, अपने हृदय में वो विद्युत रूपी छवि को विराजमान करके बादल आते हैं। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, मतलब अपने हृदय में वो विद्युत मतलब नई क्रांति की एक चिंगारी को लेकर के चलते हैं। कवि नवजीवन वाले, कवि नवजीवन वाले मतलब नया जीवन देने वाले। अर्थात बादल सुंदर सुंदर काले घुंघराले गोल गोल छल्ले के आकार के दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि किसी छोटे बच्चे की कल्पना की जा रही हो। जैसे छोटे बच्चे के बाल घुंघराले होते हैं, उसी तरीके से उसकी कल्पना की जा रही है। मतलब उस समय छवि जो है बदलती रहती है। जैसे एक छोटे बच्चे का स्वभाव होता है, तुरंत बदलता रहता है, उसी तरीके से मन में नई नई कल्पनाएं आती रहती हैं। मन जो है वो एक प्रकार का नवजीवन होता है। नवजीवन होने का मतलब है नई नई कल्पनाएं मन में भी जन्म लेती हैं। मतलब उसी प्रकार जैसे छोटे बच्चे के बाल हैं, जैसी उसकी कल्पनाएं हैं, वैसे ही बादल भी हैं और बदलते रहते हैं। जो कि हमारे जैसे एक बच्चे को देख करके हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, छोटे बच्चे को देख करके, उसी तरीके से जब बादल इस प्रकार से आते हैं तो हमारे मन में नए नए विचारों की उत्पत्ति होती है, नई कल्पना जन्म लेती है। और कवि जो है यह भी बताते हैं कि बच्चा जिस प्रकार से ऊर्जावान होता है, उसी प्रकार से बादल भी अपने हृदय में बिजली के समान ऊर्जाओं को रखता है। और उसी ऊर्जा से बादल को कहते हैं एक नई कविता का तुम सृजन कर दो, ठीक है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। तुम्हारे अंदर एक वज्र छिपा हुआ है, नई क्रांति को लाने का एक माध्यम छिपा हुआ है, और तुम एक नई कविता लिख करके और यह क्रांति चेतना सभी के अंदर फिर से भर दो। हे बादल गरजो, ठीक है। यहाँ पे कवि जो है वह बताते हैं कि जिस प्रकार से छोटे बच्चे के अंदर जो है वो अनेक प्रकार की कल्पनाएं उमड़ती रहती हैं, उसी प्रकार की कल्पनाएं बादल से भी प्रतीत होती हैं और उससे आह्वान करते हैं कि गरज करके तुम्हारे अंदर जो विद्युत छवि है, क्रांति की चेतना उत्पन्न करने की शक्ति है, उससे तुम एक नई कविता का सृजन करो। मतलब लोगों के अंदर एक नया निर्माण करो। हर पल आकार बदलते रहते हो, उसी प्रकार से नई ऊर्जा का तुम संचार लोगों के हृदय में एक नई कविता का सृजन करके कर दो, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आई होप। मतलब यहाँ पे बादल को घेर करके पूरे आसमान में भयंकर रूप धारण करके नई चेतना, नया विप्लव, नया विध्वंस लाने के लिए कवि जो है कह रहा है। और दूसरी कविता में क्या कह रहा है कवि?
दूसरे स्टैंजा में क्या कह रहे हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल होने का मतलब होता है व्याकुल होना, बेचैन होना, परेशान होना। विकल विकल उन्मन थे उन्मन मतलब जो लोग हैं, संसार के लोग हैं, वो कैसे हैं? विकल हैं, मतलब अनमने से हैं। संसार के लोग गर्मी से व्याकुल हो गए हैं। विश्व के निदाघ के सकल जन। निदाघ का अर्थ क्या होता है? गर्मी। निदाघ का अर्थ क्या होता है? गर्मी। जो लोग हैं वो अनमने से हैं, वो परेशान हैं, व्याकुल हैं, अनमने हो चुके हैं। क्यों अनमने हो चुके हैं? क्यों परेशान हैं? क्योंकि संसार में अत्यधिक गर्मी बढ़ रही है, व्याकुल हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। तो अब क्या कहते हैं यहाँ पे? बादल का आह्वान करने के बाद कहते हैं आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। बादलों को क्या कहते हैं कि वो अज्ञात दिशा से आते हैं, हमको उसकी दिशा का ज्ञान नहीं होता किस दिशा से आते हैं। यहाँ पे इस वजह से कहा गया है क्योंकि बादलों के आने की दिशा कोई निश्चित नहीं होती, बादल किसी भी दिशा से आ जाते हैं। और कहते हैं आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। बादल अनंत होते हैं, उनका कोई अंत हमको दिखाई नहीं पड़ता है। जब बादल इस प्रकार से घनघोर रूप से आते हैं तो क्या करते हैं? तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। जो पृथ्वी जो है तप रही है, उस पृथ्वी को जो है शीतल कर दो, घनघोर वर्षा करके तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। हे बादल, तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों के मन में नया उत्साह भर दो। ठीक है, तो आई होप कि ये वाली कविता आपको समझ में आ गई होगी। इसमें क्या है कि कवि ने बादलों को संबोधित किया है। एक बार हम शॉर्ट में पूरी कविता को देखते हैं कि इस कविता में कवि ने बादलों को संबोधित किया है। और संबोधित होते हुए, करते हुए वे कहते हैं कि हे बादल, तुम जोरदार गर्जना करो और अपनी गर्जना में सोए हुए लोगों को जागृत कर दो। उनके अंदर एक नया उत्साह, एक नया जोश भर दो। कवि बादलों को कवि एक प्रकार से कवि के रूप में ही देखता है और वो कहता है कि जिस प्रकार से कवि जो है वो एक नई चेतना ला सकते हैं, साहित्य एक नई चेतना ला सकता है, उसी प्रकार से बादल का उदाहरण लेते हुए वो कवि के ऊपर भी प्रकाश डाल रहे हैं कि जिस प्रकार कविता से धरती को नवजीवन मिलता है, उसी प्रकार बादल जो है तुम गरज करके धरती पर एक नया जीवन शुरू कर दो। जैसे पानी गिरता है धरती पर तो नए नए पौधे, पेड़ पौधे उगने शुरू हो जाते हैं, धरती हरी भरी होने लगती है। मतलब एक जो सोई हुई चेतना है, पूरी गर्मी में व्याकुल हुई है पृथ्वी, पूरा मनुष्य, पूरा जीव जो है व्याकुल हुआ है गर्मी के कारण। तो उस समय बादल से वो निवेदन करते हैं कि तुम बरसो और बरस करके गरजो और लोगों के अंदर क्रांति चेतना लाओ। जिस प्रकार से नए नए पेड़ पौधे उगने लगते हैं, हर तरफ हरियाली आ जाती है, उसी प्रकार एक कवि को भी निराला जी कहते हैं कि कवि भी अपनी उसी क्रांति चेतना रूपी कविता से लोगों का मन इसी प्रकार से जागृत कर सकता है। अर्थात अत्यधिक गर्मी से जब लोग परेशान हो जाते हैं, धरती पर वर्षा हो जाने के बाद ही गर्मी से वो राहत पाते हैं, मतलब उनका मन उत्साह से भर जाता है। कवि बादलों से निवेदन करते हैं कि जोरदार बरसो और धरती को फिर से शीतल कर दो। अर्थात कवि अपनी नई कल्पना, नई सृजनात्मक कविता से लोगों के अंदर चेतना का प्रकाश डालना चाह रहा है। मतलब बादल और कवि यहाँ दोनों की बात हो रही है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम निराला जी की दूसरी कविता में आते हैं जो कि है अट नहीं रही है। दूसरी कविता को शुरू करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं अट नहीं रही है कविता से कवि क्या कहना चाहते हैं। पहली कविता में तो हमने देखा कि बादलों का आह्वान कर रहे हैं। दूसरी कविता में फागुन के उन्माद को प्रकट कर रहे हैं। निराला जी फागुन के उन्माद को बता रहे हैं, जो फागुन में मस्ती होती है जब सर्दी बीत जाती है। अभी तक हमने क्या देखा कि गर्मी बीत जाती है, उसके बाद बरसात का चित्रण हो रहा है। यहाँ पे क्या है, पहले सर्दी में इतनी ज़्यादा ठिठुरन हो जाती है कि सभी पेड़ पौधे बढ़ना बंद कर देते हैं, सब लोग एकदम व्यथित हो जाते हैं उस सर्दी के कारण। उसके बाद जो है फागुन का महीना आता है, वसंत की बहार शुरू हो जाती है। उस समय नए नए पेड़ पौधे, वृक्ष बढ़ने लगते हैं, नए नए पुष्प जो है खिल जाते हैं।
वसंत का मौसम अभी ये फरवरी लास्ट होकर के मार्च में शुरू हो जाता है, फरवरी मिड फरवरी के बाद से। इस समय जो पेड़ एकदम शुष्क अवस्था में थे, डॉर्मेंट पीरियड में चले गए थे, वो सब पेड़ अब ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं और हर जगह आपको हरियाली दिखाई पड़ने लगी कि जितने पेड़ पौधे खिलने वाले हैं, फूल वाले पेड़ पौधे हैं, उन सब में फूल आ जाता है। आम में धीरे धीरे बौर आ जाती है इस महीने में। अलग अलग फल फूल सब्जियां जो है वो खिलने फूलने फलने लगते हैं, जिससे कि पूरी प्रकृति जो है जगमगा पड़ती है। तो यहाँ पे उन्होंने कवि ने फागुन की हर तरफ फैली सुंदरता को अनेक तरीके से यहाँ कविता में प्रकट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। कवि अपनी कविता में कहते हैं कि जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास ही दिखाई पड़ता है। अब यहाँ मन के विषय में भी बता रहे हैं, केवल फागुन के विषय में नहीं बता रहे हैं। जब मन प्रसन्न हो जाता है तो हर तरफ हमें वही वसंत, वही फागुन का महीना हमको दिखाई पड़ता है। निराला जी ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन किया है और कुछ ऐसे शब्दों का चयन करके लय जो है यहाँ पे मेंटेन किया है कि कविता भी उसी फागुन की तरह सुंदर हो गई है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। ये जो अट नहीं रही है कविता लिखी हुई है, अटने का मतलब है समाना, अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है, मतलब उनका हृदय जो है छोटा पड़ जा रहा है उस सौंदर्य को अपने हृदय में समाने में। कवि का हृदय छोटा पड़ जा रहा है, मतलब इतनी व्यापक सुंदरता है प्रकृति की कि वह व्यापक सुंदरता कवि अपने हृदय में नहीं समा पा रहे हैं। अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, हट नहीं रही है, पट नहीं रही है, जितनी बार उन्होंने कहा है इसका मतलब है वो शोभा इतनी व्यापक है, इतनी मधुर है कि वो अपने हृदय में उस शोभा को एक बार में समेट नहीं पा रहे हैं। ठीक, अट नहीं रही है मतलब समा नहीं पा रही है, वो बाधा बन जा रही है, उतनी बड़ी शोभा है, इतनी ज़्यादा शोभा है। और फागुन ऋतु आप समझते हैं शिशिर ऋतु का दूसरा महीना, मतलब माघ के बाद जब शुरू होता है फागुन, जो कि इस समय चल रहा है। तो जिस महीने में होली आती है वो वाला महीना जो है वह फागुन का महीना होता है। और तन का मतलब होता है शरीर, सटने का मतलब होता है समाना। जितने भी यहाँ पे अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, पट नहीं रही है, जो भी शब्द आएंगे सबका मतलब यही होगा। ठीक है। होली के समय जो मौसम होता है वो फागुन का मौसम होता है। प्रकृति की सौंदर्यता इस समय चरम सीमा पर होती है। प्रकृति जो है ऐसा लगता है कि हर जगह इतने फूल खिल जाते हैं तो लगता है किसी ने प्रकृति के गले में जो है सुंदर पुष्पों की माला पहना दी हो। कवि इतनी बड़ी कल्पना यहाँ पे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तन मतलब शरीर, शरीर में जो है वो समा ही नहीं पा रही है। फागुन की इतनी बड़ी महिमा है, वसंत ऋतु का वर्णन इतनी खूबसूरत ढंग से उन्होंने किया है कि वो बताते हैं कि सुंदरता इतनी ज़्यादा अधिक है कि नज़र हटा ही नहीं पा रहे हैं वो, और अपने हृदय में उस चीज़ को समा नहीं पा रहे हैं। मतलब उसका आनंद जो है यदि वो रोकना भी चाहें तो रोक नहीं सकते, उस आनंद को अपने हृदय में वो समा ही नहीं पा रहे हैं। फागुन की सुंदर प्रकृति समा नहीं पा रही है। वसंत में प्रकृति इतनी ज़्यादा सुंदर है कि कवि के मन में, कवि के हृदय में वो नहीं समा पा रही है। मतलब इस महीने में ऐसा नज़ारा है कि नज़र हटाने का मन ही नहीं करता है। आगे कवि कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि फागुन सांस ले रहा है, प्रकृति सांस ले रही है। कहीं सांस लेते हो, सांस लेने का अर्थात जब मंद हवाएं चलती हैं तो ऐसा लगता है कि प्रकृति जो है वह सांस ले रही है। आसमान जो है वह सांस ले रहा है, ऐसा लगने लगता है। मतलब जैसे ही हवा चलती है तो उस समय ऐसा लगता है प्रकृति सांस ले रही है। और घर घर भर देते हो, घर घर भरने का अर्थ है हवा हर घर पहुंचती है, और साथ साथ उस समय ऐसे मनमोहक फूल खिले होते हैं, जैसे वसंत के समय में बेला, चमेली और कई सारे ऐसे पुष्प खिलते हैं जिनमें सुगंध आती है। गंधराज का फूल हो गया, ये सब फूल सुगंध से भरे होते हैं और ऐसा लगता है प्रकृति सांस ले रही है। तो पूरा घर जो है वो प्रकृति का पूरा घर ही सुगंध से भर जाता है, और ऐसा लग रहा है कि
उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और उस समय मन ऐसा हो जाता है जैसे प्रकृति को पंख लग गए हों, या फिर मनुष्य जो उस प्रकृति की सौंदर्यता को देख रहा है उसमें पर लग गए हों, पंख लग गए हों, और वो उसी सुंदरता में समाना चाह रहा हो। और जब आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इतनी बड़ी शोभा है, इतनी भव्य शोभा है प्रकृति की कि आँख हटाने से भी हट नहीं रही है। ठीक है, मतलब कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि घर में उगे हुए पेड़ जो है उनमें रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और फूलों की खुशबू हवा में बह रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि फागुन सांस ले रहा हो। मतलब पूरा वातावरण आनंद से भर जाता है और पक्षी भी अपना पंख फैला करके उड़ने लगते हैं। यह मनोरम दृश्य देख करके हमारे अंदर हलचल पैदा होती है और हम इस दृश्य से यदि आँख भी हटाना चाहें, न भी देखना चाहें उस दृश्य को, तो हमारी आँख नहीं हट रही है। पत्तों से लदी डाल, आगे देखते हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। अब फागुन के महीने में क्या होता है, पत्तों से लदी हुई डाल होती है, मतलब वह पतझड़ का सीजन जो है वो ख़त्म होने को आ रहा होता है और सभी पौधों में पत्तियां बहुत ज़्यादा हरी भरी देखने को मिलती हैं, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं हरी मतलब हरियाली भी देखने को मिलती है और पुष्प खिले होते हैं, लाल पीले अलग अलग प्रकार के पुष्प खिले होते हैं, तो वो सुंदरता देखने को मिलती है। और ऐसा लगता है कि कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर मतलब हृदय, ऐसा इतने पुष्प खिल जाते हैं कि लगता है प्रकृति के हृदय में मंद मंद गंध वाली, मतलब एकदम भीनी भीनी सुगंध वाली पुष्प की माला प्रकृति के हृदय में पहना दी गई हो, किसी ने पहना दिया हो। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट शोभाश्री मतलब जगह जगह इतनी शोभा है, पाट पाट मतलब जगह जगह इतनी शोभा विराजमान है, प्रकृति इतनी सौंदर्य से भरपूर है कि वो प्रकृति की सौंदर्यता कवि के हृदय में समा नहीं पा रही है। मतलब कवि के अनुसार फागुन में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है। चारों तरफ पेड़ पर पत्ते, रंग बिरंगे फूल, यही सब दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि मानो पेड़ों ने कई सुंदर रंग बिरंगी माला को बना करके प्रकृति के हृदय पे विराजमान कर दिया हो। इस सुगंधित पुष्प की माला की खुशबू कवि को मनमोहक, कवि के हृदय को मोह रही है, कवि को मनमोहक बना रही है। और यहाँ पे इस बदलाव से, प्रकृति में जो बदलाव आया है, इससे सभी प्राणी बहुत खुश हैं। और कविता में यहाँ पे स्वयं भी कवि बहुत खुश दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार। प्रकृति को कहा जा रहा है कि सांस लेते हो, सांस तो इंसान ही ले सकते हैं, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। तो एक कविता में हमने देखा कि गर्मी के मौसम के बाद जब बरसात आता है उस समय क्या है, और यहाँ पे ठंडी के बाद जब माघ के बाद फागुन आता है तो उस समय कैसी शोभा होती है, हमने इन दोनों कविताओं के माध्यम से देखा। अब आपका काम क्या है, प्रश्न अभ्यास को कर लीजिएगा। यदि कोई समस्या आ रही है तो आप फिर पूछ लीजिएगा। और सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका यही है कि आप किताब में जो आपको शब्द नहीं आ रहे हैं उनको लिखते रहिए और लाइन बाय लाइन पढ़ने का काम करिए। ऐसा नहीं कि समरी पढ़ लिए, व्याख्या पढ़ लिए कहीं नेट से देख के, उससे काम चल जाएगा। लेकिन यदि आपको यहाँ से स्टैंजा उठा करके दे देगा तो आपको दिक्कत होगी। कहानी हमको नहीं पढ़नी है, 4-6 लाइन की कविता ही है, उसको भी आप समरी से पढ़ेंगे तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एक एक लाइन की गहराइयों में जा कर के समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हिंदी काव्य साहित्य जो है, पद्य खंड जो है, बहुत ही आसान है और बहुत ही मनोरम है। इसको पढ़ने से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ज्ञान प्राप्त होंगे और छोटी छोटी कविताएं होती हैं तो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।